नमस्कार। एक बार पुनः आपका जीएलसी बीकानेर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज इस नए वीडियो के साथ में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 एडमोनिशन वर्षना पर छोड़ने संबंधी प्रावधान का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे इस अधिनियम की धारा 4 सेक्शन 4 में परिवीक्षा पर किन व्यक्तियों को छोड़ा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। सेक्शन 4 में जब न्यायालय दोनों पक्षकारों का साक्ष्य लेने के पश्चात, आर्गूमेंट्स होने के पश्चात, बहस होने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक्यूज ने अपराध किया है, तो न्यायालय उस पर विचार करने, किस पर, अपराध की प्रकृति, अपराधी की आयु, शील, चरित्र, मामले की परिस्थितियों, इन पर विचार करने पर उसे दंड देने के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। न्यायालय दोषी तो ठहराता है सेक्शन 4 में, उसे कारावास में भेजने के बजाय सेक्शन 4 पीओ का लाभ दे करके और उसे छोड़ सकता है। एक ऐसा प्रावधान सीआरपीसी में भी है कि कारावास में सजा दे दी गई है और कारावास की सजा भोग ली गई है, उसके बाद जब वो कारावास से, जेल से छूट करके बाहर आता है, तभी उसे परिशांति कायम करने के लिए बॉन्ड भरवा सकता है। सीआरपीसी में धारा 106 में प्रावधान है कि न्यायालय 106 के क्लोज 2 में जो ऑफेंस है उसमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है तो ये निर्देश दे सकता है कि 3 वर्ष की अवधि तक प्रतिभूति सहित या रहित बॉन्ड भर दे, बंद पत्र निष्पादित कर दे, और जब भी वो कारावास की सजा पूरी करके बाहर आएगा तो वो परिशांति कायम करने के लिए पाबंद रहेगा। तो 106 में तो सजा भोगने के पश्चात भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसे परिवीक्षा का तहत बॉन्ड भरवा सकता है, और सेक्शन 4 में न्यायालय दंड देने के बजाय उसे परिवीक्षा का लाभ देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। धारा 4 के हेडिंग है कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। पावर टू कोर्ट रिलीज टू सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, यानी न्यायालय कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनको परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। अब किन व्यक्तियों को छोड़ सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 में है कि जब कोई व्यक्ति जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अपराध नहीं करता है, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध में दोषी पाया जाता है जिसके लिए मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट की कोई सजा का प्रावधान नहीं है, और न्यायालय ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो इनसे भिन्न अपराध में दोषी है, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति की उस मामले में परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस ऑफ मैटर, उस केस की परिस्थितियां क्या थी, यानी जो अपराध किया गया था वो किन परिस्थितियों में किया गया था, उस एक्यूज के सामने क्या परिस्थितियां थी, और नेचर ऑफ ऑफेंस, उस अपराध की क्या प्रकृति थी, यानी जो अपराध किया गया है वो किस प्रकृति का है, क्या वो अपराध गंभीर प्रकृति का है, क्या वो ऐसा अपराध है जैसे एग्जाम्पल के लिए जेजे एक्ट, बालकों से संबंधित अधिनियम, बालक अधिनियम, उसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है, चाहे अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से भी कम हो, या फिर ऐसा कोई अपराध है जैसे एंटी करप्शन वाला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध है, चाहे उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान हो, उसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं देते हैं, या ऐसा अपराध है जो महिलाओं से संबंधित है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या जो महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है उसमें भी परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है, या ऐसा हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, इसके लिए खाद्य पदार्थों के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2005 बना हुआ है, या ऐसा कोई अपराध है जो देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करता है, तो ऐसे अपराधों में न्यायालय परिवीक्षा का लाभ नहीं देगा। यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अपराध नहीं किया है, इस दंड से दंडनीय अपराध नहीं किया, अन्य कोई अपराध किया गया है, और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराधी दोषी तो है, पर वो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उस अपराध की प्रकृति को देखते हुए, और उस अपराधी की आयु, जो ऑफेंडर है उसकी आयु क्या है, उसका कैरेक्टर, शील यानी उसका चरित्र क्या है, उसका पूर्व और पश्चातवर्ती आचरण क्या है, यानी अपराध करने से पहले उसका क्या आचरण था और क्या उसका कैरेक्टर था, उसके पश्चात आचरण क्या है,
एविडेंस एक्ट के सेक्शन 14 धारा 14 में यह प्रावधान किया गया है कि अपराधी का पूर्व और पश्चातवर्ती आचरण का संबंधित जो साक्ष्य है वो ग्राह्य होगा। तो अपराधी की आयु, शील, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती आचरण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उसे दंड देने के बजाय धारा 4 में सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। जब न्यायालय एक्यूज को ऐसे सेक्शन 4 के तहत परिवीक्षा पर छोड़ता है तो न्यायालय ऐसे अभियुक्त से एक बंध पत्र निष्पादित करने के लिए कहेगा, एक बॉन्ड भरने के लिए कहेगा। ऐसा बॉन्ड विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, यानी बंध पत्र प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित भी हो सकता है। उसे न्यायालय जिस व्यक्ति को फॉरफियो का लाभ दिया है, कोर्ट कहेगा कि एक बॉन्ड भर दो और 1 या 2 प्रतिभूति ले आओ, जिसे अपन जमानतदार की तरह ट्रीट करते हैं। और न्यायालय यह भी निश्चित करेगा कि उस अपराधी का और प्रतिभूति का नाम, पता, निवास स्थान, उसके आजीविका के क्या साधन है, क्या उसके कमाई के साधन है या नहीं है, इन सब पर विचार करने के पश्चात उसे बॉन्ड भरवाएगा। और उस बॉन्ड में क्या करेगा, शर्तें भी अधिरोपित करेगा और उस अवधि को भी डिसाइड करेगा कि आप इतनी अवधि तक सदाचारी बने रहोगे। अब ये जो बॉन्ड भरा जाता है उसकी मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, अवधि कितनी होगी, तो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक न्यायालय बॉन्ड भरवा सकता है और उसे यह पाबंद करेगा कि आप परिशांति कायम करोगे, टू मेंटेन पीस, यानी जो परिशांति है वो कायम करोगे आप। तो न्यायालय जिस व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा गया है उसे एक प्रतिभूति सहित या रहित बॉन्ड भरवाएगा और ऐसे बॉन्ड की अवधि अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक होगी, यानी मैक्सिमम 3 साल तक उसे बॉन्ड भरवाया जा सकता है। जब ये बॉन्ड भरवाया जाएगा तो उस बॉन्ड में क्या होगा, एक तो न्यायालय शर्तें अधिरोपित करेगा, उन शर्तों का वो पालन करेगा और साथ ही साथ उसे ये कहेंगे कि परिशांति कायम करेगा और जब भी न्यायालय में बुलाया जाए तो वो हाजिर होगा, यानी परिशांति भी कायम करेगा और सदाचारी भी बना रहेगा। और जब भी न्यायालय के द्वारा कोर्ट में बुलाया जाएगा तो वो हाजिर होगा और न्यायालय के द्वारा ऐसी शर्तों के भंग करने पर कोई दंडादेश दिया जाएगा तो उसे वो भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। सेक्शन 4 का परंतुक में ये प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऐसा अपराधी जिसे परिवीक्षा पर छोड़ा गया है वो पहले दोषित नहीं किया गया हो, यानी पहले किसी अपराध में अगर दोषी ठहराया गया है तो उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर प्रथम बार अपराधी है और किसी भी कारण से पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी कारण से अपराध हो गया है और अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है तो ही सेक्शन 4 का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। यानी पहले 2 सिद्धि नहीं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट्स एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, मेन में भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 का प्रोविजो, धारा 3 का परंतुक, धारा 3 में भर्त्सना पर छोड़ना, धारा 4 में प्रोबेशन पर छोड़ना। तो धारा 3 में परंतुक में यह बात कही गई है कि पूर्व 2 सिद्धि में धारा 3 और 4 के तहत दिया गया लाभ भी पूर्व 2 सिद्धि माना जाएगा। यानी आप सिंपल शब्दों में समझते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रथम बार अपराध किया, न्यायालय ने उसे धारा 3 का लाभ देकर के भर्त्सना पर छोड़ दिया या फॉरफियो का लाभ देकर के उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया और फिर वो अपराध करता है तो न्यायालय उसे दोबारा धारा 3 और 4 का लाभ नहीं देगा। यानी एक बार धारा 3 और 4 का लाभ दे दिया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि आपको पहले दोषी ठहराया गया था और वो पूर्व 2 सिद्धि मानी जाएगी। अब कोर्ट सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में भी यह प्रावधान है कि कोर्ट ऐसा व्यक्तियों को परिवीक्षा पर छोड़ने से पहले परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। धारा 13 में परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और धारा 14 में उसके कर्तव्य है। तो न्यायालय जिस व्यक्ति को फॉरफियो का लाभ देता है तो उससे पहले परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है और उस पर विचार कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 7 कहती है कि जो परीक्षा अधिकारी होगा उसकी रिपोर्ट होगी वो कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय होगी, सार्वजनिक नहीं होगी। परीक्षा अधिकारी क्या करता है, ऐसे छोड़े गए व्यक्तियों पर पर्यवेक्षण करता है, निगरानी करता है, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करता है और न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और न्यायालय द्वारा उसे कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है या कोई कंपनसेशन लगाया गया है तो उसको चुकाने के लिए
उसके क्या आजीविका हो सकती है, क्या काम धंधा हो सकती है, उसमें वो सहायता करता है और उसके घर परिवार के माहौल की जांच करता है। जो परिवीक्षा अधिकारी रिपोर्ट देता है उसके आधार पर भी न्यायालय विचार करके और परिवीक्षा का लाभ दे सकता है। जब ऐसे व्यक्ति को जिसको परीक्षा पर छोड़ा गया है, प्रोबेशन पर छोड़ा गया है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? एक सुपरवाइजरी ऑर्डर पारित कर सकता है, एक पर्यवेक्षणीय आदेश पारित कर सकता है। पर्यवेक्षणीय आदेश में कब पारित करेगा? या तो उस ऑफेंडर के इंटरेस्ट में, अपराधी के हित में, या पब्लिक इंटरेस्ट में, या जनसाधारण के हित में है। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में यह प्रावधान है कि न्यायालय ऐसा आदेश पारित करेगा कि वो जिस अपराधी को 4PO का लाभ दिया गया है वो परिवीक्षा अधिकारी के सुपरवाइजन में और निरीक्षण में रहेगा। कितनी अवधि तक रहेगा? 1 वर्ष की अवधि तक। 1 वर्ष की अवधि तक वो परिवीक्षा अधिकारी के सुपरवाइजर में रहेगा, निरीक्षण में रहेगा। स्टूडेंट्स याद रखना, उसे जो बॉन्ड भरवाते हैं कि वो सदाचारी बनेगा और परिशांति कायम करेगा, उसकी अवधि तो है 3 वर्ष, और परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में जो आदेश दिया जाता है उसकी अवधि है 1 वर्ष तक। जिस व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा गया है तो न्यायालय उसे प्रतिभूति सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करेगा। उस बंध पत्र में न्यायालय शर्तें कंडीशंस अधिरोपित कर सकता है। अब क्या कंडीशंस होगी? सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 में यह शर्तों का प्रावधान किया गया है कि क्या क्या शर्तें न्यायालय ऐसे परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों पर अधिरोपित कर सकता है। सबसे पहले न्यायालय यह शर्त अधिरोपित कर सकता है कि वे निवास स्थान नहीं छोड़ेगा, यानी बिना न्यायालय की अनुमति से निवास स्थान नहीं छोड़ेगा या भारत से बाहर नहीं प्रस्थान करेगा, और मादक पदार्थों से दूर रहेगा, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, या ऐसे कोई व्यक्ति है जिसे आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होने की संभावना है उसकी संगति में नहीं आएगा, या अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, और न्यायालय कोई अन्य ऐसी शर्तें जो उसकी परिशांति कायम करने या सदाचारी बने रहने के लिए आवश्यक है अधिरोपित कर सकता है। साथ ही साथ न्यायालय कहेगा कि आप परिशांति कायम करोगे, सदाचारी बने रहोगे, जब भी न्यायालय में बुलाया जाए तो न्यायालय में हाजिर होंगे, ये शर्तें अधिरोपित कर सकता है। और जिस व्यक्ति को 4PO को लाभ दिया है वो इन शर्तों का पालन करेगा। अब शर्तों का पालन किया है या नहीं किया है इसकी रिपोर्ट परिवीक्षा अधिकारी न्यायालय में पेश करता है। जब परिवीक्षा अधिकारी न्यायालय में रिपोर्ट पेश करता है कि उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया है तो न्यायालय इस अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि उन्होंने बॉन्ड का या इस कंडीशन का ब्रीच किया है, शर्तों का बंध पत्र को भंग किया है, तो न्यायालय उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करने के आदेश देगा और जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया था उस अपराध के लिए उसे दंडित करेगा और कारावास में भेज देगा। तो जिन व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा गया है वो उन शर्तों का पालन करेगा। नेक्स्ट 4 का सब सेक्शन 5 में प्रावधान है कि न्यायालय ये जो निर्बंधन लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, या जो पर्यवेक्षण की जो शर्तें लगाई गई हैं, इन शर्तों को अपराधी को भी समझाएगा कि आप पर परिवीक्षा अधिकारी ये 1 साल तक निगरानी करेगा, ये आपको शर्तों की पालना करनी है, और उसका जो श्योरिटी है, प्रतिभू है, उनको भी समझाएगा और इन ऑर्डर की एक कॉपी परिवीक्षा अधिकारी को तत्काल देगा। यानी अपराधी को और उसके जो प्रतिभू है उनको क्या शर्तें होगी, क्या परिवीक्षा होगी, क्या निगरानी आदेश होगा, उनको समझाएगा और एक कॉपी परिवीक्षा अधिकारी को दे देगा। ये सेक्शन 4 में परिवीक्षा पर छोड़ने वाले प्रावधान किए गए हैं। एक CRPC में अपन नॉर्मल सेक्शन देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो क्या भरवाया जाता है? बॉन्ड, बंध पत्र भरवाया जाता है। तो इस अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि CRPC के सेक्शन 121, 123, 124, 373, 446, 447, 448, 449 ये इस अधिनियम पर भी लागू होंगे। यानी CRPC में इन धाराओं में यह प्रावधान किया गया है कि बॉन्ड कैसे भरवाएंगे, बंध पत्र कैसे निष्पादित होगा, प्रतिभूति सहित या रहित। न्यायालय ऐसे प्रतिभूओं को अस्वीकार कर सकता है, प्रतिभूति देने में असफल होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि प्रतिभू ये इनकार कर दे कि मैं इस व्यक्ति की प्रतिभूति नहीं दे सकता है तो नया प्रतिभूति लाने के लिए कह सकता है, या उसका जो बॉन्ड भरा था उस बॉन्ड को क्या कर सकता है? फॉरफिट, जब्त भी कर सकता है। जब्त होने के बाद में गिरफ्तारी के प्रावधान क्या होंगे? ये सब प्रावधान जो
बॉन्ड से संबंधित सीआरपीसी में किए गए हैं वो इस अधिनियम में भी लागू होंगे। यानी पीओ एक्ट की धारा 7 यह प्रावधान कहती है कि सीआरपीसी का सेक्शन 121, 123 और 124, 373, 446, 447, 448 और 449 लागू होगा। जिस प्रकार सीआरपीसी में लागू होता है वो प्रावधान यहाँ इस अधिनियम में भी लागू होगा। अब जो ये आदेश पारित करता है वो किस न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है? कौन सा कोर्ट पारित करता है? कॉम्पिटेंट कोर्ट, सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय जो मामले का विचारण करता है वो धारा 3 और 4 3PO 4PO का लाभ दे सकता है। साथ ही साथ इस अधिनियम में धारा 11 में सेक्शन 11 में प्रावधान किया गया है कि ये 3PO और 4PO का ऑर्डर अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट, पुनरीक्षण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय को भी है। अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय भी क्या कर सकता है? 3PO 4PO के लाभ देने वाला आदेश दे सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो इस अधिनियम में धारा 4 में परिवीक्षा पर छोड़ने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार प्रावधान सीआरपीसी की धारा 360 में किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 में प्रावधान किए गए हैं कि किन व्यक्तियों को भर्त्सना या सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा। सीआरपीसी में और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में क्या डिफरेंस है उसका हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 360 में ये प्रावधान है, उसमें 2 प्रकार की कैटेगरी का वेरिएशन किया गया है। पहली कैटेगरी है कि यदि अपराधी की आयु 21 वर्ष से कम है, 21 ईयर बिलो, या कोई महिला है, स्त्री है, तब उसने मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं किया है तो परिवीक्षा का लाभ दिया जाएगा। सामान्य शब्दों में कोई महिला है, चाहे किसी भी आयु की हो, और अन्य कोई व्यक्ति है जो 21 वर्ष से 21 ईयर से कम है और उन्होंने मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं किया है तो परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। दूसरी कैटेगरी आती है कि यदि एक्यूज की आयु 21 वर्ष से अधिक है और एक्यूज ने 7 वर्ष तक दंडनीय अपराध या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध किया है तो ही परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा, अन्यथा परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये 21 वर्ष से कम की आयु और 21 वर्ष से अधिक की आयु का वेरिएशन सीआरपीसी में ही किया गया है, अन्यथा इस एक्ट में ऐसा वेरिएशन नहीं है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 360 और इस अधिनियम की धारा 19, इस पीओ एक्ट की धारा 19 कहती है कि जहां ये एक्ट लागू होता है वह सीआरपीसी का सेक्शन 360 लागू नहीं होगा, और सीआरपीसी का सेक्शन 360 का लास्ट क्लोज ये कहता है कि ये पीओ एक्ट पर लागू नहीं होगा। तो वर्तमान में कौन सा लागू होता है? परिवीक्षा अधिनियम। तो परिवीक्षा अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है? ये 21 वर्ष से कम वाला। परिवीक्षा अधिनियम में यह प्रावधान है कि ऐसा कोई एक्यूज जिसने मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं किया है, यानी मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा के अलावा अपराध किया है, तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले चैप्टर में अपन देखेंगे कि सेक्शन 4 से रिलेटेड केस लॉज, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स, केस लॉज कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।